हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये बुक 69th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 69th बीपीएससी में अब 40 दिन बचे हैं, इसीलिए अब हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। यह हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ ही यह दीक्षा एस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था और इससे आगे बढ़ेंगे। बिहार में 793.97 करोड़ रुपए के 67 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं अहम निवेश प्रस्ताव क्या क्या है। फर्स्ट है, किशनगंज के ठाकुरगंज में मक्का आधारित 2 यूनिट प्रस्तावित है, जिसमें 238 करोड़ रुपए और 92 करोड़ का निवेश संभावित है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में अमूल मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में 25.57 करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित। गया में टेक्सटाइल यूनिट में 36.88 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित। मोतिहारी में रिसोर्ट एंड होटल में 38.27 करोड़ रुपए का निवेश। सिवान के दौद नगर में होटल निर्माण में। पटना में प्लास्टिक एवं रबर सेक्टर के 2 यूनिटों में 32 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित। गया में हेल्थ केयर सेंटर में 19.93 करोड़ रुपए का निवेश संभव। भोजपुर में एयर कूलर निर्माण यूनिट में 11 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव। इसके अलावा 2 करोड़ से कम के 51 निवेश प्रस्ताव पर सहमति दी गई है, जिसमें कुल 52.49 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। खाद्य प्रसंस्करण के 20 प्रस्तावों में 20.54 करोड़ रुपए, एक राइस मिल। जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के 9 प्रस्तावों में 11.1 करोड़, प्लास्टिक एवं रबर के 9 प्रस्तावों में 6.93 करोड़, टेक्सटाइल सेक्टर के 4.97 करोड़, स्मॉल मशीन मैन्युफैक्चरिंग के 2 प्रस्तावों में 89 लाख। आईटी एवं आईटी के 2 प्रस्तावों में 2.4 करोड़ रुपए और हेल्थ केयर के 3 प्रस्तावों में 2.64 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित किए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इसका मॉडल भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी बिम्स को माना गया है। अब बिम्स के भवनों के रंग जैसा ही सभी मेडिकल कॉलेजों के भवनों की रंगाई पुताई की जाएगी। गौरतलब है कि पहले मिशन 60 डे के तहत राज्य सरकार के सभी जिला अस्पतालों को भी इस तरह के रंग से रंगने का आदेश दिया गया था। राज्य के सभी जिला अस्पतालों के भवनों को एक रंग में रंगाई कर दिया गया है। इसी फॉर्मूले को बढ़ाते हुए अब मेडिकल कॉलेजों और भवनों और वार्डों को एक समान रंग में रंगने का निर्देश दिया गया है। सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि पुराने भवनों को जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसकी पहचान कर ली जाए। साथ ही वैसे भवनों को BMSICL के माध्यम से जमींदोज कराने की कार्रवाई की जाए। ये काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला। 11 अक्टूबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से बिहार का जहानाबाद जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। राज्य में लोगों को घर बैठे बैंकिंग सुविधा का लाभ देने के लिए डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि हर जिला, हर कस्बा और हर पंचायत डिजिटल हो सके। इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार के 3 जिलों में डिजिटल बैंकिंग को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है मक्का उत्पादन में बिहार का रिकॉर्ड स्थान। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मक्का से लगातार 2 बार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 67 और 68 बीपीएससी। बिहार में 7 जिलों में 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का का उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पूर्व में यह रिकॉर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम था। ध्यातव्य है कि विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन यूएसए करता है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद चीन और ब्राजील का स्थान है। भारत में सर्वाधिक मक्का कर्नाटक में होता है। दूसरे और तीसरे स्थान पे क्रमशः मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। और बिहार जो है उत्पादकता की दृष्टि से अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है मक्का के उत्पादन में। नेक्स्ट है विधि एवं न्याय। बिहार में लागू हुआ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़िए। बिहार आधारित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को मंजूरी। हाल ही में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार अधिनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के तहत बिहार में काम करने वाली चिटफंड कंपनियों की जांच और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार को मिल गया है। राज्य में आम जनता और जमाकर्ताओं से अवैध जमा योजनाओं के माध्यम से धन जमा कराने पर ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार ही सक्षम प्राधिकार बन गई है। नेक्स्ट है बिहार में लोहार जाति से छीना अनुसूचित जनजाति का दर्जा। 21 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदेश जारी कर लोहार जाति से अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा वापस ले लिया। विदित हो कि बिहार सरकार द्वारा लोहार जाति को वर्ष 2016 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। प्रदेश सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील कुमार और अन्य बनाम राज्य सरकार और अन्य के मामले में 21 फरवरी 2022 को अपने फैसले में राज्य सरकार के वर्ष 2016 के आदेश को निरस्त कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है अधोसंरचना, परिवहन एवं ऊर्जा। बेगूसराय के 2 रेलवे स्टेशन होगा आधुनिकीकरण। 2 जनवरी 2023 को रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे का आधुनिकीकरण किस योजना के आधार पर किया जाएगा? तो उस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना के नाम से एक नई नीति तैयार की है, जिसमें सोनपुर मंडल द्वारा चयनित 15 स्टेशनों की सूची में बिहार के बेगूसराय के 2 स्टेशनों को शामिल किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बरौनी कटिहार रेलखंड पर स्थित लखमीनिया एवं साहेबपुर कमाल स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जाएगा, जिन्हें विभिन्न प्रकार की उच्च क्षमता वाले नई सुविधाओं की उपलब्धता के साथ साथ पहले से मौजूद सुविधाओं को भी उन्नत किया जाएगा। जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने आने वाले वर्ष में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए नई योजना विकसित की है। यह योजना रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनः विकास अभियान और अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा होगा। विश्व स्तरीय बनेगा बिहार का मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन।
12 मार्च 2023 को रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक पी आर सिंह ने कहा कि राज्य की राजधानी पटना के बाद मुख्य शहर मुजफ्फरपुर स्थित रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक पी आर सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने का काम 2 फेज में किया जाएगा। प्रथम फेज का काम 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सेवाएं बहाल की जाएगी। यात्री सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। रेलवे जंक्शन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन उत्तर बिहार का सबसे बेहतरीन जंक्शन बनेगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कि मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन जो है वह विश्व स्तरीय बनेगा। नेक्स्ट है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान देगा 5,509 करोड़ रुपए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि कौन सा देश पटना मेट्रो के लिए निवेश करेगा, तो वह जापान। और कितना निवेश करेगा, तो 5,509 करोड़ रुपए। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अतिरिक्त सचिव कुमार मिश्रा और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हियोशी, भारत में जापान के राजदूत कौन है, तो सुजुकी हियोशी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, इसको भी याद रखेंगे। जापान में जापान का जो कंपनी निवेश करेगा उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। जीका बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5,509 करोड़ रुपए देगी। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी का शॉर्ट फॉर्म है जीका। गौरतलब है कि पटना मेट्रो रेल विकास पीएमआरसी के प्रबंध निदेशक अरुणीश चावला, पटना मेट्रो रेल विकास निगम के प्रबंधक कौन है, तो अरुणीश चावला हैं। और शहरी विकास और आवास विभाग यूडीएचडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। परियोजना का उद्देश्य नए मेट्रो कॉरिडोर 1 और 2 का निर्माण करके बिहार की राजधानी पटना में यातायात की मांग में वृद्धि को आसान करना है, जिससे शहरी पर्यावरण में सुधार और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन पर केंद्रित शहरी विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन में योगदान दिया जा सके। तो आप लोग याद रखेंगे कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन विकास के लिए कौन सा देश ऋण देगा और कितना देगा, और उस कंपनी का क्या नाम है जो ऋण प्रदान करेगा। नेक्स्ट है बिहार में बन रहा देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल। बिहार राज्य में देश का सबसे लंबा है एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर है। इस पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर वह पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड की लंबाई 13 किलोमीटर है। इस पुल के तैयार होने से दक्षिण बिहार व पड़ोसी राज्य झारखंड की तरफ से आने जाने वाले वाहनों को उत्तर बिहार जाने के लिए पटना शहर में आने की जरूरत नहीं होगी। इससे शहर के वाहनों का दबाव कम होगा। तो सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल जो है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 22.76 किलोमीटर, जिसमें पुल की लंबाई है 9.76 किलोमीटर और दोनों तरफ जो अप्रोच रोड होगा उसका लंबाई है 13 किलोमीटर। लगभग 4,988 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले इस पुल का
पटना छोड़ NH 30 पर सबलपुर में तथा वैशाली छोड़ NH 103 पर चकसिकंदर में है। तो ये भी याद रखेंगे, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। इस पुल को बनाने में कितना खर्च होगा? तो 4,988 करोड़ रुपए। और इसका जो इस पुल का जो पटना साइड का जो छोर है वह NH 30 पे है। किस जगह पे? तो सबलपुर में। और दूसरा छोर है वैशाली छोर जो कि NH 103 पर है, चकसिकंदर में। गंगा पर 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल पुल के बनने से राघोपुर दियारा की सूरत बदलने के साथ उत्तर बिहार के लिए नई कनेक्टिविटी होगी। गंगा पे कौन सा पुल बन रहा है? तो 6 लेन पुल जो कि केबल पुल है। नेक्स्ट है वज्रपात से बचाने को लगेगा हूटर। 11 नवंबर 2022 को बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के प्राधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्राधिकरण ने वज्रपात से लोगों को बचाने के लिए सभी जिलों में हूटर लगाने का निर्णय लिया है ताकि लोगों को 40 मिनट पहले वज्रपात की जानकारी मिल सके। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस हूटर का इस्तेमाल औरंगाबाद, पटना और गया जिले में होगा। यह भी इम्पोर्टेंट है। हूटर का पायलट प्रोजेक्ट के तहत कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? तो औरंगाबाद, पटना और गया जिले में। विदित हो कि जून 2022 में जारी वार्षिक वज्रपात रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार बिजली गिरने के मामले में 10वें स्थान पे है। इस दौरान बिहार में वज्रपात की 2,59,266 घटनाएं दर्ज हुई है, जो कि 2020-21 की तुलना में 23% कम है। इससे पहले वर्ष 2018 में पूरे देश में वज्रपात से 3,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से 302 लोग बिहार के थे। वही 2019 में वज्रपात से मरने वालों की संख्या 221 रही। देश का सबसे बड़ा रबर डैम, यह भी इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन 68 में पूछा जा चुका है। 8 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले में फल्गु नदी पर निर्मित बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम का उद्घाटन किया। ये काफी इम्पोर्टेंट है। ₹312 करोड़ रुपए की लागत से, कितना? तो 312 करोड़ की लागत से निर्मित इस बांध में कंक्रीट की जगह रबर का इस्तेमाल किया गया है। यह पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है। यह 3 मीटर ऊंचा और 411 मीटर लंबा है। इसमें 65 मीटर लंबाई के 6 स्पैन हैं। इस डैम में 2500 घन मीटर पानी वर्ष भर उपलब्ध रहेगा। रबर डैम का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अक्टूबर 2020 में किया था, जिसे अक्टूबर 2023 में पूरा होना था। नेक्स्ट है भोजपुर में बनेगा नया रेलवे जंक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। 28 जुलाई 2022 को बिहार के परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस BLTD और इमरजेंसी बटन लगाने का आदेश जारी किया है। बिहार के परिवहन विभाग ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के बाद इसे अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं की सुविधाओं के लिए स्कूली छात्राओं की सुरक्षा के लिए भी स्कूल बसों में पैनिक बटन लगाने का निर्देश जारी किया गया है। जेपी गंगापथ, नेक्स्ट है जेपी गंगापथ। 24 जून 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने जेपी गंगापथ के प्रथम फेज का उद्घाटन किया। यह रोड दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक 20.5 किलोमीटर लंबा है।
इसकी लागत 3,831 करोड़ रुपए है। इस सड़क को 4 फेज में तैयार किया जा रहा है। पहले फेज में पटना के दीघा से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच तक लगभग 7.5 किलोमीटर लंबे पथ का काम पूरा हो गया है। इसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। नेक्स्ट है गांधी सेतु। 7 जून 2022 को बिहार राज्य के पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर का लोकार्पण किया। यह देश में 35 साल तक सबसे लंबा पुल रहा, जो 5 साल बाद बनकर तैयार हुआ है। इसे सीमेंट की जगह स्टील से बनाया गया है। यह सेतु देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है, जो 5.6 किलोमीटर लंबा है। बिहार में 6 रोपवे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रोपवे वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में निर्माणाधीन 6 रोपवे गया के प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद का वानावार पर्वत, कैमूर का मुंडेश्वरी पर्वत, रोहतासगढ़ का किला निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। विदित हो कि इसके साथ ही गया के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध और फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी। तो बिहार में 6 रोपवे कहाँ कहाँ बन रहा है? गया के प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद, ये तीनों जो है प्रेतशिला, डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी, ये तीनों गया में है। जहानाबाद में है आपको बानावार पर्वत, कैमूर में है मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतासगढ़ किला। ये 6 हैं जहां पे रोपवे का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही गया के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध और फल्गु नदी में भगवान विष्णु के विशालकाय प्रतिमा लगाई जाएगी। बिहार के 6 मॉडल टाउन। 28 फरवरी 2022 को बिहार सरकार ने बजट 2022-23 में बिहार में 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाने की घोषणा की। जो वे शहर कौन कौन से हैं? मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। नेक्स्ट है शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बोधगया बिहार में किया जा रहा है। इस प्रतिमा की लंबाई 100 फीट और ऊंचाई 30 फीट है, जिसकी नींव वर्ष 2019 में बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा रखी गई थी। इस प्रतिमा को फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना। अप्रैल 2022 में बिहार सरकार ने राज्य के प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। विदित हो कि इसकी स्थापना राज्य के बिहटा में की जाएगी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का पहला है यह राज्य के दमकल कर्मियों को क्षेत्रीय स्तर पर ही प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक होगा। इसके पूर्व राज्य में ऐसी सुविधा न होने के कारण दमकल कर्मियों को ट्रेनिंग हेतु अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। तो प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे खुल रहा है? तो ये खुल रहा है बिहटा में। नेक्स्ट है बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। जो भी फर्स्ट हो रहा है बिहार में वो आप लोग याद रखेंगे, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली सड़क को जो राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा
के बनने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इसे नेशनल हाईवे का दर्जा दे दिया है। औरंगाबाद के आमस जीटी रोड से दरभंगा के जयनगर के बीच बनने वाली करीब 189 किलोमीटर 189 किलोमीटर लंबी सड़क बिहार के तीनों एयरपोर्ट गया, पटना, दरभंगा के बीच सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सड़क निर्माण का कार्य 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा? तो औरंगाबाद से जयनगर के बीच। इसमें तीनों एयरपोर्ट को कवर किया जाएगा, गया, पटना और दरभंगा। नेक्स्ट है बिहार में तैरता बिजली घर। यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार के दरभंगा और सुपौल में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है। दोनों ही शहरों पर बन रहे बिजली घरों को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाया जा रहा है। दोनों ही बिजली घरों को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के तहत बनाया जा रहा है, जिनसे 2 मेगावाट से अधिक सोलर बिजली का उत्पादन होगा। बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। ए एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को इस परियोजना पर कार्य कर रही है। आप लोगों को बताते चलें कि दरभंगा और सुपौल में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा पार्क जो है बन रहा है, जिसमें दरभंगा में बन के तैयार हो गया है। यह दरभंगा के कादिराबाद में बना है और दूसरा सुपौल में बन रहा है। नेक्स्ट है पटना में बनेगा विश्व का चौथा पावर म्यूजियम। पटना के करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में वर्ष 2023 तक विश्व का चौथा और देश का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। इसको भी याद रखेंगे क्योंकि भारत का ये पहला है। और कहाँ पे बन रहा है? तो पटना के करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में। यह म्यूजियम कॉम्प्लेक्स लगभग 5.5 एकड़ में बनेगा। इसका निर्माण बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कराएगी। निर्माण की जिम्मेदारी रेडिको कंसल्टेंट्स को दी गई है। उल्लेखनीय है कि 6 मेगावाट उत्पादन करने वाले इस पावर स्टेशन को 1984 में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है ऐतिहासिक लुक में दिखेगा दरभंगा रेलवे स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन जल्द ही पुरानी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और पटना जैसे रेलवे स्टेशनों की तर्ज पर ऐतिहासिक लुक में दिखेगा। रेलवे दरभंगा जंक्शन स्टेशन के भवन को भारत के सबसे खूबसूरत महलों में से एक दरभंगा राज्य के लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस की तर्ज पर बनाया जा रहा है। लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस वर्ष 1890 में बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाने में 12 साल लगे थे। इसकी डिजाइन मशहूर फ्रेंच आर्किटेक्ट मेजरमेंट ने बनाई थी। फिलहाल यह कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्यालय है। कटिहार में बनेगा सुपर ग्रिड। 3 देशों से बिजली लाइन से जुड़ने वाला पहला राज्य होगा बिहार। कटिहार में 765 केवी उच्च क्षमता का सुपर ग्रिड बनेगा। केंद्र ने हरी झंडी देते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया है। इस ग्रिड से बांग्लादेश तक ट्रांसमिशन लाइन भी बनेगी, जिससे उसे 800 मेगावाट बिजली दी जाएगी। निर्माण के बाद उत्तर बिहार की ट्रांसमिशन क्षमता बेहतर होगी। पूर्वोत्तर से बिहार की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। 4300 करोड़ रुपए में इस प्रोजेक्ट की पूरी राशि केंद्र वहन करेगा। बांग्लादेश से बिजली ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ने के बाद बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो 3 देशों से सीधे जुड़ेगा।
नेक्स्ट है, देश में पहली बार राजगीर व बोधगया में 24 घंटे सोलर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति जून 2023 से मिलेगी सुविधा। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां 2 महत्वपूर्ण शहरों राजगीर और बोधगया में 24 घंटे हरित ऊर्जा की आपूर्ति होगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री कौन है? तो विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभी देश में किसी शहर में 24 घंटे हरित ऊर्जा से बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। राजगीर और बोधगया में 24 घंटे हरित ऊर्जा से ही बिजली दी जाएगी। इसके अलावा पटना के कुछ खास हिस्सों में भी हरित ऊर्जा से बिजली आपूर्ति होगी। तो हरित ऊर्जा से किस किस जगह को बिजली आपूर्ति होगी? तो राजगीर और बोधगया को। नेक्स्ट है विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। आईआईटी पटना और सीडैक के मध्य हुआ एमओयू साइन। 2 मई 2023 को आईआईटी पटना में सितंबर 2023 तक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए आईआईटी पटना और सीडैक के बीच एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू पर आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह और सीडैक के महानिदेशक डीजी ई मंगलेश ने हस्ताक्षर किया। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इस वर्ष सितंबर तक आईआईटी सुपर कंप्यूटर पावर से लैस हो जाएगा। इस सुपर कंप्यूटर को लगाने की लागत 20 करोड़ रुपए होगी। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से देश के 9 संस्थानों में आईआईटी पटना का चयन किया गया है। यह सुपर कंप्यूटर एक मील का पत्थर साबित होगा और यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए उच्च स्तर की डेटा गणना को बढ़ाएगा। इसके द्वारा मौसम का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे कृषि से लेकर बाढ़ की आशंका पर अलर्ट जारी किया जा सकेगा। मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन किस चीज से संबंधित है? 4 मार्च 2023 को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की सेहत में सुधार के लिए मिशन 60 दिन की तर्ज पर मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। मिशन परिवर्तन किस चीज से संबंधित है? तो सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की सेहत में सुधार के लिए। इसको आप लोग याद रखेंगे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना, कॉलेजों में अनुशासन को लागू करने के साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था करना है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में साफ सफाई, मरीजों व परिजनों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय में आई हेल्प यू डेस्क स्थापित करना भी इस मिशन का लक्ष्य है। नेक्स्ट है 3 डोम स्क्रीन। 11 जनवरी 2023 को जर्मनी से मंगाया गया नया 3D डोम स्क्रीन तारामंडल पटना पहुंच गया है। इसके लगने से जल्द ही पटना के लोगों को तारामंडल में 3D स्क्रीन पर तारों की दुनिया को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। तो 3D डोम स्क्रीन कहाँ पे लगेगा? ये लगेगा आपको पटना तारामंडल में। पटना के तारामंडल के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी जर्मन कंपनी कॉलजाइज को दिया गया है। लगभग 34 करोड़ रुपए के आधुनिकीकरण होने से यहां सौर मंडल पर बनी वर्ल्ड क्लास फिल्में देख सकेंगे। इसके साथ ही लेजर प्रोजेक्ट आरजीबी किरणों को कंप्यूटर के माध्यम से मिश्रित कर 3D शो के लिए वास्तविक रंगों का निर्माण करेगा। तारामंडल के आधुनिकीकरण के साथ ही यहां आने वाले विजिटर्स के लिए अलग से स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी गैलरी तैयार की जाएगी। तारामंडल भवन के पहले तल्ले पर करीब 600 वर्ग फुट में 2 करोड़ रुपए से इस नई गैलरी का निर्माण किया जाएगा। इस गैलरी में लोगों को अंतरिक्ष, गैलेक्सी, तारा और सौर मंडल के बारे में मल्टीमीडिया पैनल और
इंटरैक्टिव प्रदेशों के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है आईआईटी पटना और रायनेट सॉल्यूशन के बीच एमओयू। 27 अप्रैल 2023 को आईआईटी पटना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर रायनेट सॉल्यूशन के साथ एमओयू साइन किया है। इसके तहत आईआईटी पटना जूम, व्हाट्सएप व गूगल पे जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। रायनेट सॉल्यूशन और आईआईटी पटना संयुक्त रूप से अगले 3 वर्षों में डिजिटल पेमेंट, धन प्रबंधन, सीमा पार भुगतान, सुरक्षित ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करेंगे। इनमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स आदि शामिल है। नेक्स्ट है देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल। 29 जून 2023 को बिहार की राजधानी पटना के राजवंशी नगर में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण LNJP हड्डी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि हड्डी रोगियों के लिए बेड की कमी के मद्देनजर पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है। यह अस्पताल 400 बेड का होगा। राजधानी पटना के राजवंशी नगर में स्थित LNJP हड्डी अस्पताल में 400 बेड के अस्पताल के अलावा एक स्पाइनल अस्पताल का भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसे में अब मरीजों को LNJP अस्पताल में ही सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके बनने के बाद मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ एक छत के नीचे सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। जांच से लेकर इलाज व ऑपरेशन सभी निःशुल्क किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य का पहला और देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी और स्पाइनल का अस्पताल होगा। इससे बड़ा हरियाणा के गुरुग्राम में 400 से अधिक बेड वाला एक हॉस्पिटल है, जहां सिर्फ हड्डी और स्पाइनल की इलाज सुविधा है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में बनेगा राज्य के सबसे बड़ा ब्लड बैंक। 7 जून 2023 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रेड क्रॉस सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा, जो बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। कंपनी बाग रेड क्रॉस में बनने वाला यह ब्लड बैंक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यह ब्लड बैंक उत्तर बिहार के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। ब्लड सेपरेशन की अत्याधुनिक मशीनों से तुरंत ही होल ब्लड के 1 यूनिट रक्त से लाल रक्त कणिकाओं का 3 यूनिट ब्लड तैयार किया जाएगा। इससे डेंगू मरीज, एनीमिया, ब्लड कैंसर और थैलीसीमिया के मरीजों को रक्त की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है दरभंगा में बनेगा बिहार का दूसरा एम्स। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला एम्स कहाँ पे है? तो पहला एम्स है पटना में और दूसरा बन रहा है दरभंगा में। 18 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब से अधिक राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा एम्स के लिए आवंटित भूमि के समतलीकरण एवं विकास पर बिहार सरकार 309 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। विदित है कि बिहार में बनने वाला एम्स बिहार का दूसरा एम्स होगा। पटना पहला एम्स है। नेक्स्ट है बिहार में अब सभी राशन कार्ड धारियों को मिलेगा मुफ्त इलाज। 8 जुलाई 2022 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों व अस्पतालों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर मुफ्त इलाज की सुविधा की घोषणा की।
इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 66 चिकित्सकों व 5 अस्पतालों को सम्मानित किया गया है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर मुफ्त इलाज की सुविधा के फलस्वरूप बिहार की 9 करोड़ की आबादी को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का कैशलेस इलाज कराने के लिए कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की पहली एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब। पटना में बिहार राज्य की पहली एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण IGIMS में किया गया। लैब के बन जाने के बाद ट्रॉमा केस में पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से डॉक्टर मरीजों की जान बचा सकेंगे। लैब के स्पेशलिस्ट डॉक्टर IGIMS ही नहीं बल्कि राज्य के दूसरे डॉक्टरों को भी ट्रॉमा केस में मरीज की जान बचाने को क्या उपाय करें इसकी ट्रेनिंग देंगे। उन्हें देश व दुनिया में ट्रॉमा केस में इस्तेमाल होने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी व इलाज की जानकारी देंगे। उन्हें समय समय पर अपडेट जानकारी देंगे। लैब ट्रॉमा केस में मरीजों को कम से कम नुकसान पहुंचे और जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके इसके उपायों पर भी काम करेगी। लैब में जरूरी रिसर्च व स्टडी का काम भी होगा। नेक्स्ट है पटना मौसम विज्ञान केंद्र को मिला शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जेनेवा ने विश्व मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है तो जेनेवा में शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया। इसके साथ ही पटना मौसम विज्ञान केंद्र मौसम विज्ञान और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अवलोकन के दीर्घकालिक रिकॉर्ड वाले शहरों के क्लब में शामिल हो गया है। पटना मौसम वेधशाला कब बना है तो 1867 ईस्वी में ब्रिटिश कोर ऑफ इंजीनियर्स द्वारा स्थापित की गई थी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है। और यह दर्जा किसने दिया है तो यह दर्जा दिया है विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जेनेवा ने। पटना मौसम वेधशाला का निर्माण कब हुआ था तो 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के 4 जिले शीर्ष 10 में 4 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जल जीवन सर्वेक्षण में बिहार के समस्तीपुर को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। वही इस सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर बिहार के शेखपुरा और तीसरे पर सुपौल और चौथे के पायदान पर बांका जिला है। पहले स्थान पे समस्तीपुर है, दूसरे नंबर पे शेखपुरा है, तीसरे नंबर पे सुपौल है और चौथे नंबर पे बांका है। ध्यातव्य है कि जिला स्तर पर यह कार्य मुख्य रूप से PHED और पंचायती राज विभाग के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। वही 4 अन्य जिलों की रैंकिंग को केंद्र सरकार ने 1 to 10 में रखा है, जहां हर घर नल का जल योजना का काम सबसे तेजी से हो रहा है। राज्य में स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर केंद्र में भी हर माह जल आपूर्ति सर्वेक्षण शुरू किया है। इसमें पानी की शुद्धता के बारे में लाभुकों से फीडबैक लिया जा रहा है। इसके जरिए केंद्र सरकार देश के सभी गांवों में पेयजल की स्थिति का आकलन कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा जिला व राज्य की रैंकिंग मासिक और वार्षिक रूप से जारी होती है। इस सर्वेक्षण में बिहार के 5 जिले सबसे ऊपर हैं। नेक्स्ट है बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। हाल ही में
बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद के कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हाल ही में बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस नीति के अंतर्गत बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए प्लॉट लगाने वाले को प्लॉट व मशीनरी की लागत का 15% अनुदान देगी। यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग की महिला, दिव्यांग, वार्ड विडो, एसिड अटैक से पीड़ित व थर्ड जेंडर के उद्यमों को प्लांट और मशीनरी की लागत का 15.75% और अधिकतम 5 करोड़ 25 लाख रुपए दिया जाएगा। बिहार की पक्षी गणना 2022। मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा राज्य में पहली बार आयोजित पक्षी गणना के आंकड़े जारी किए गए, जिसकी शुरुआत फरवरी 2022 में की गई थी। यह गणना बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से करवाई गई। किसके सहयोग से करवाई गई है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के द्वारा करवाया गया है। इस गणना के अनुसार बिहार राज्य के कुल 68 जलाशयों में पक्षियों की 202 प्रजातियां पाई गई है। विदित हो कि इन पक्षियों की कुल संख्या लगभग 45,173 है। गौरतलब है कि पक्षियों को 202 प्रजातियों में से 80 प्रजातियां जलीय पक्षियों की है। इसमें लैसर, व्हिस्लिंग डक, एशियन ओपन बिलेड स्ट्रोक, लिटिल कोमेरेट और कॉमन कूट गढ़वाल आदि शामिल है। इस पक्षी गणना के अनुसार जलीय पक्षियों का वितरण निम्न है। गोगीबिल झील में 4,973, इंद्रपुरी बैराज में 2,641, नागानकटी डैम 2,430 और कुल महादेव डैम में मात्र 3 और सीता डैम में 24 पक्षी मिले हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पे कौन पक्षी है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सा झील कहाँ पे है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये देख लेंगे कि गोगीबिल झील कहाँ पे है, इंद्रपुरी बैराज कहाँ पे है, नागानकटी डैम कहाँ पे है, कुल महादेव डैम कहाँ पे है और सीता डैम कहाँ पे है। वायु प्रदूषण कम करने को नए पाथवे पर चलेगा बिहार। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बिहार नए पाथवे पर चलेगा। बिहार देश में पहला पाथवे वाला प्रदेश होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट यूनेप और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के बीच 2 बैठकें हो चुकी है और समझौता पत्र तैयार हो चुका है। इसका निर्माण यूएनईपी के निर्देशन में होगा। इस प्रोजेक्ट पर 2040 तक काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ उनके अवशोषण के उपाय भी किए जाएंगे। कार्बन पाथवे एक ऐसा क्षेत्र है जहां कार्बन के उत्सर्जन एवं अवशोषण में संतुलन बना रहे। बिहार सरकार ने यूनेप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत यूएनईपी की मदद से बिहार में प्रदूषण की समस्या को खत्म किया जाएगा। साल 2040 तक बिहार में कार्बन उत्सर्जन कम कर लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यूनेप प्रदूषण की समस्या खत्म करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी तैयार करने की तकनीक मदद मुहैया करवाएगा।
नेक्स्ट है बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर जिले में खोला गया। इस पुनर्वास केंद्र को वन विभाग के सुंदरबन में बनाया गया है तथा इसके तकनीकी प्रारूप को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा तैयार किया गया है। कछुओं की बढ़ती तस्करी और विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए इस पुनर्वास केंद्र को खोला गया है। तो याद रखेंगे कि बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पे खोला जा रहा है, तो भागलपुर जिले में। और इस पुनर्वास तकनीकी पर प्रारूप कौन तैयार किया है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो देहरादून में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये छोटा छोटा फैक्ट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है पटना में बनेगा एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र। बिहार के पटना में 30.52 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2018-19 के सर्वेक्षण के अनुसार पूरे देश में 3031 डॉल्फिन में से करीब आधी संख्या 1455 बिहार में पाई जाती है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपको पटना में। और बिहार में कितना डॉल्फिन है, तो 1455 डॉल्फिन है बिहार में। और देश में कुल डॉल्फिनों की संख्या 3031 है, 3031। नेक्स्ट है शिक्षा एवं मानव संसाधन। अरविंद पनगड़िया बने नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि नालंदा में अवस्थित है, उसके कुलाधिपति किसको बनाया गया है, तो अरविंद पनगड़िया को। 29 अप्रैल 2023 को भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को बिहार के नालंदा जिले में स्थित प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया वर्ष 2015 में स्थापित नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। पद्म भूषण से सम्मानित अरविंद पनगड़िया वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की सम्मानित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार के नालंदा जिले में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में ही नव स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो विदेश मंत्रालय के तत्वाधीन में कार्य करता है। नेक्स्ट है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022। 18 जनवरी 2023 को जारी एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022 के अनुसार बिहार के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की अंग्रेजी और गणित की क्षमता में इजाफा हुआ है। साथ ही निजी कोचिंग में बच्चों की रुचि बढ़ी है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति भी बढ़ी है, जबकि 15 से 16 साल की अनामांकित लड़कियों का अनुपात घटा है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कक्षा 5 के बच्चों में अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता में वर्ष 2016 से 2022 के बीच 3% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2018 में ऐसे बच्चों की संख्या 18.1 थी, जो 2022 में 22.4 हो गई है। कक्षा 8 में अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता 2022 में 2014 के समान ही 8% स्थिर है। इसी प्रकार राज्य में कक्षा 3 के 11.4 बच्चे अंग्रेजी के साधारण वाक्यों को पढ़ने में सक्षम और 54.5% बच्चे इसका अर्थ बताने में सक्षम थे। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सरकारी व निजी स्कूलों के कक्षा 5 के बच्चों में भाग करने की क्षमता वर्ष 2018 की तुलना में 5% बढ़कर 2022 में 35.4% हो गई है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 के बच्चों की संख्या में 5.9% और कक्षा
2008 में 2.4% की वृद्धि हुई है। कक्षा 8 के बच्चों में निजी कोचिंग के ट्रेंड 5% का इजाफा हुआ है। इस वर्ग के अंतर्गत 2018 में 62.2% बच्चे निजी ट्यूशन लेते थे। अब इसका आंकड़ा 71.7% हो गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इन लोग इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल व इंजीनियरिंग में छात्राओं के लिए 1/3 सीट होगी रिजर्व। ये काफी इम्पोर्टेंट है। मेडिकल और इंजीनियरिंग में छात्राओं के लिए कितना सीट रिजर्व होगा? तो 1/3। 5 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग BCE NIT पूर्ववर्ती छात्र समिति के वार्षिक मिलन समारोह में घोषणा की कि नए सत्र 2023 से राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में बिहार पुलिस की बहाली में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया। बिहार में जितनी महिलाएं पुलिस में है उतनी दूसरे राज्यों में नहीं है। इसके अलावा बिहार के सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। ये भी याद रखेंगे, सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण है? तो 35% आरक्षण है। और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए छात्राओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है राज्य का पहला वानिकी कॉलेज। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 7 फरवरी 2023 को देश का दूसरा और बिहार के पहले वानिकी कॉलेज मुंगेर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। तो बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा आपको मुंगेर में। यह वानिकी कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन है। यह कॉलेज मुंगेर में गंगा पुल के पास 96 एकड़ में बन रहा है तथा कॉलेज के निर्माण में लगभग 231 करोड़ 83 लाख 32 हजार की लागत आई है। उल्लेखनीय है कि 25 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वानिकी कॉलेज का शिलान्यास किया था। तो राज्य का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खुल रहा है? ये खुल रहा है मुंगेर में। ये याद रखेंगे, इतना ही। नेक्स्ट है बिहार शिक्षा परियोजना को आत्मरक्षा झांकी में प्रथम स्थान। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान प्रदर्शित झांकियों में से बिहार शिक्षा परियोजना को आत्म सुरक्षा विषय पर प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। बिहार की सूफी परंपरा पर आधारित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की मनेर शरीफ की झांकी को दूसरा और लोक सेवाओं के अधिकार के लिए लोगों की जानकारी देती सामान्य प्रशासन की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है बिहार शिक्षा परियोजना को, दूसरा स्थान मिला है आपको मनेर शरीफ की झांकी को, और तीसरा स्थान मिला है लोक सेवाओं के अधिकार के लिए लोगों की जानकारी देती सामान्य प्रशासन की झांकी को। नेक्स्ट है ऐप पोर्टल। बिहार भी जुड़ेगा टेफकोप पोर्टल से। 5 फरवरी 2023 को बिहार के दूरसंचार विभाग DOT के वरिष्ठ उप महानिदेशक गिरिजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि बिहार को जल्द से जल्द टेफकोप टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार के मोबाइल उपभोक्ता घर बैठे पता लगा सकेंगे कि उनके नाम पर कितने मोबाइल सिम कनेक्शन एक्टिव है तथा इनमें कितने फर्जी आईडी पर लिए गए और कब से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि टेफकोप टेलीकॉम एनालिटिक फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन पोर्टल को विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि टेफकोप पोर्टल की शुरुआत 2020 में आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। कहां से? तो आंध्र प्रदेश से। अभी तक आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश
नागालैंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा को टेफकोप से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण का पोर्टल लॉन्च। 23 जनवरी 2023 को बिहार के मुख्य सचिव कौन है? अमीर सुबहानी। बिहार के मुख्य सचिव हैं अमीर सुबहानी द्वारा बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल को लॉन्च किया गया। यह पोर्टल जातीय सर्वेक्षण कार्य में सभी प्रकार के डिजिटल प्रबंधन के लिए उपयोगी होगा। बिहार में हो रही जाति गणना के पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है। प्रथम चरण में एकत्रित किए गए सभी आंकड़ों को अब इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और ये आंकड़े मोबाइल ऐप द्वारा द्वितीय गणना के समय प्रगणक और पर्यवेक्षकों को उपलब्ध होंगे। इसी के आधार पर दूसरे चरण की गणना होगी। जाति गणना के पहले चरण में राज्य भर में करीब 2,58,90,000 और 497 परिवारों तक गणना कर्मियों ने पहुंचकर मकानों की नंबरिंग की। पहले चरण में परिवार के मुखिया का नाम और वहां रहने वाले सदस्यों की संख्या को अंकित किया गया था। दूसरे चरण में लोगों को 26 प्रकार की जानकारी दी जाएगी। राज्य के बाहर रहने वाले लोगों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे। फिलो पोर्टल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए फिलो पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों में अध्ययनरत 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के 45 लाख से ज्यादा छात्र लाभान्वित होंगे। इस पोर्टल से स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा मिलेगा। इस पोर्टल के संचालन के लिए शिक्षकों को शिक्षा में आवश्यकता अनुसार डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विदित हो कि फिलो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है फ्रेंड यानी कि दोस्त। फिलो पोर्टल किस चीज से संबंधित है? तो फिलो पोर्टल शिक्षा से संबंधित है। इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्पैरो पोर्टल किस चीज से संबंधित है? मई 2022 में बिहार सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए स्पैरो प्रणाली लागू की गई, जिन्हें वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया। स्पैरो एक ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया। स्पैरो किस चीज से संबंधित पोर्टल है? यह है बिहार सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए स्पैरो प्रणाली को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ई-स्टेप पोर्टल। इस पोर्टल को याद रखेंगे आप लोग। स्पैरो पोर्टल पूछा भी जा चुका है। पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित, इसके द्वारा उपभोक्ता पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। ई-स्टेप पोर्टल जो है, इसके माध्यम से हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराया जाएगा। नेक्स्ट है चक्र ऐप। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए बिहार पुलिस ने चक्र ऐप लॉन्च किया है। चक्र ऐप कौन लॉन्च किया है? तो बिहार पुलिस। और किस लिए इसको लॉन्च किया गया है? तो अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए। इस ऐप के माध्यम से लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए सिपाहियों एवं रिटायर्ड अफसरों को जांच का प्रभार दिया जाएगा। इसमें पिछले 10 सालों का डाटा फीड है। नेक्स्ट है अनमोल ऐप। अनमोल ऐप भी इंपॉर्टेंट है। किस चीज से संबंधित है? परिचय, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधी ऐप। अनमोल यानी ANM ऑनलाइन। अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। विशेष, इस ऐप में उनके टीकाकरण से ANC, PNC और संस्थागत प्रसव तक शामिल है। राज्य भर में 17,000 टैब दिया जाएगा। ANM को
जिसके जरिए वे अब ऑनलाइन मोड में काम करेंगे। अनमोल ऐप किस चीज से संबंधित है? तो गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य रिकॉर्ड से संबंधित है यह। नेक्स्ट है अश्विन पोर्टल। बिहार राज्य में आशा के प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए ई अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अश्विन पोर्टल जो है वह किस लिए लॉन्च किया गया है? तो आशा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए। इसके माध्यम से आशा की प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। आशा को अब अश्विन पोर्टल के माध्यम से अपने किए गए कार्यों का ब्यौरा अपने से अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है कटिहार में खुलेगा 8वां कम्युनिटी किसान रेडियो स्टेशन। कम्युनिटी किसान रेडियो स्टेशन हाल फिलहाल में कहाँ खुलेगा? तो कटिहार में। राज्य का 8वां कम्युनिटी किसान रेडियो स्टेशन कटिहार में खुलेगा। किसानों के बीच कम्युनिटी रेडियो की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। किसान क्षेत्र में रोज हो रहे नए शोध कृषि क्षेत्र में रोज हो रहे नए शोध इससे प्रसारित किए जाते हैं। साथ ही अब सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने के लिए भी इसका उपयोग हो रहा है। राज्य में अभी 7 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं के लिए वंडर ऐप। वंडर ऐप किस चीज से संबंधित है? तो ये भी गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। बिहार सरकार ने वंडर ऐप का शुभारंभ किया। गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह की दवा लेनी चाहिए, यह सब इस पर उपलब्ध रहेगा। महिलाओं के गर्भधारण से लेकर प्रसव काल तक हुए नियमित और आवश्यकता आधारित जांच के आंकड़ों को वंडर ऐप पोर्टल पर डाला जाएगा। इससे उन्हें जरूरी चिकित्सक प्रोटोकॉल मिल सकेगा। मतलब अलग लक्षण आने पर इस वंडर ऐप से चिकित्सीय सलाह भी ली जा सकती है। नेक्स्ट है वज्रपात हेतु इंद्रवज्र ऐप। वज्रपात हेतु इंद्रवज्र ऐप आसमानी बिजली के गिरने से कई लोगों की मौत के बाद बिहार सरकार मौसम को लेकर लगातार लोगों को अलर्ट जारी कर रही है और इससे बचने के तरीके भी बता रही है। इसी क्रम में बिहार सरकार की आपदा प्रबंधन टीम ने इंद्रवज्र ऐप नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की खासियत यह है कि यह बिजली गिरने से 40 से 45 मिनट पहले यह अलर्ट जारी कर देती है। इस दौरान आपके स्मार्टफोन पर एक रिंगटोन बजेगा। तो इंद्रवज्र ऐप किस चीज से संबंधित है? तो वज्रपात अलर्ट से संबंधित ऐप है ये। नेक्स्ट है कृषि पशुपालन एवं उद्योग। मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ बिहार। बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8,40,000 टन हुआ। 2021-22 में 7,61,000 टन की तुलना में 85,000 टन अधिक है। उल्लेखनीय है कि बिहार में सालाना 8.02 लाख टन मछली की जरूरत रहती है। बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का आंकड़ा तैयार किया है, जिसके अंतर्गत मधुबनी में सबसे अधिक, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि बिहार में मछली उत्पादन में कौन सा जिला अव्वल स्थान पे है। तो ऑप्शन में मधुबनी और दरभंगा दिया हुआ था, जो कि सही ऑप्शन था। मधुबनी में सबसे अधिक 88.96 हजार टन, जबकि जहानाबाद में सबसे कम 1.15 हजार टन उत्पादन हुआ है। तो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे हुआ है? मधुबनी में। पहली बार बिहार ने जरूरत से अधिक मछली का उत्पादन कर लिया है। अभी तक राज्य में मछली की जरूरत को पूरा करने के लिए लगभग 800 करोड़ की मछली आंध्र प्रदेश एवं अन्य राज्यों से मंगाना पड़ता था। अब उत्पादन अधिक होने से मत्स्य व्यापारी दूसरे राज्यों में अधिक मछली भेजने में भी सफल होंगे। उल्लेखनीय है कि बिहार में मछली का निर्यात पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और नेपाल में किया जाता है।
नेक्स्ट है बिहार में धान की नई किस्म सावर कुंवर। सावर कुंवर जो है यह किस फसल की किस्म है? तो धान की किस्म है। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सावर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सावर कुंवर का खोज किया है। कम पानी, 25% तक कम खाद, 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली धान की इस नई किस्म की खोज अनियमित और कम बारिश से परेशान धान उत्पादन किसानों के लिए लाभकारी है। सावर कुंवर क्या है? तो सावर कुंवर धान का किस्म है। धान की इस किस्म का औसत उत्पादन 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि अधिकतम उत्पादन 87 क्विंटल तक है। इसमें पौधे की लंबाई 100 से 105 सेंटीमीटर तक होती है। यह किसान जीवाणु, झुलसा, अंगमारी, झोंका, कंडुआ रोग प्रतिरोधी है। तना छेदक, भूरा कीट और पत्तिल पेटक के प्रति सहनशील है। इससे बिहार के मध्य और दक्षिण बिहार के जिलों बक्सर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका आदि जिलों के किसानों को विशेष फायदा होगा। नेक्स्ट है मीठी क्रांति। 20 मार्च 2023 को बिहार में मीठी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के 17 जिलों का चयन किया है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत इसका चयन भी किया गया है। योजना क्रियान्वयन के लिए इन जिलों को राशि की पहली किस्त भी भेजी जा रही है। केंद्र ने पहली किस्त के रूप में 30 करोड़ स्वीकृत किए हैं। बिहार में औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों का चयन किया गया है। यहाँ हनी मिशन यानी मीठी क्रांति की सफलता के लिए केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से काम करेगी। मधुमक्खी पालन में राज्य में महिलाओं के समूह जीविका और वेज फेड को प्राथमिकता दी जाएगी। 30% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। इसका फायदा जीविका दीदियों को भी मिलेगा। महिला समूहों, किसान समूहों, सहकारी समितियों को अनुदान देकर इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट है मरचा चावल को मिला जीआई टैग। जीआई टैग किसको मिला है? तो मरचा चावल को। 4 अप्रैल 2023 को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सुगंधित मरचा या मेरचा धान को जियोग्राफिक इंडिकेशन जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो मरचा चावल कहाँ का उत्पाद है? तो यह है पश्चिमी चंपारण का। यह सुगंधित धान होता है। गौरतलब है कि धान की इस स्वदेशी किस्म का उत्पादन केवल बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में ही होता है। यह जानकारी जीआई जनरल में प्रकाशित की गई। मरचा या मेरचा धान की इस विशेष किस्म का आकार काली मिर्च से मिलता जुलता होता है। यह धान बेहद सुगंधित और स्वादिष्ट होता है। इससे बनने वाला सुगंधित चूरे की देश में ख्याति है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बिहार के कृषि और उद्यानिकी के उत्पादों जर्दालू आम, भागलपुर का कतरनी चावल, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, मगध क्षेत्र का मगही पान और मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिल चुका है। याद रखेंगे कि बिहार में किस किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में मरचा चावल या मेरचा धान को दिया गया है और इससे पहले जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, मगही पान और मिथिला मखाना इसको जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। 6 अप्रैल 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दक्षिण बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में
ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया, जो 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में ग्रीनफील्ड आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक ने कहा कि मोतीपुर में नए इथेनॉल प्लांट्स में 1300 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 300 प्रत्यक्ष रूप से और 1000 अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। 4 नवंबर 2022 को बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग करा सकेंगे। इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जो पूरी तरह से सरकारी ऐप विकसित कर लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएगा। टैक्सी सर्विस लेने के लिए शहरों में लोग जिस तरह ऑनलाइन ऐप यूज करते हैं, उसी तरह बिहार के 1 करोड़ 80 लाख किसान अपने खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर मंगा सकेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है कृषि संयंत्र इस ऐप का नाम है हायरिंग मोबाइल ऐप। जिससे किसान जो है अपनी खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर मंगा सकते हैं। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य का पहला है। 30 सितंबर 2022 को बिहार में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक ने कहा कि पटना जिले के जैतिया गांव के समीप 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। तो पटना में कहां पर? पटना जिले के जैतिया गांव में। गांव भी आप लोग याद रखेंगे। 68 बीपीएससी में गांव तक का नाम पूछा गया है। ध्यातव्य है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक प्रकार का बृहत वेयर हाउस होता है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होता है। यहाँ कोल्ड स्टोरेज, मशीनीकृत हैंडलिंग, बड़े बड़े वाहनों के लिए पार्किंग व कस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था रहती है। अभी तक बिहार में एक भी लॉजिस्टिक पार्क नहीं था। इसके बनने के बाद ई कॉमर्स कंपनियों को अपने उत्पाद को स्टोर करने में सुविधा होगी। नेक्स्ट है देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। इसको भी याद रखेंगे क्योंकि देश का पहला है ये। पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने वाले देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कैंपस में 889 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन की आधारशिला रखी। पहले देश में कहीं भी पशुओं का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। पशुओं के नाम पर राज्य में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो बिहार के पटना में। नेक्स्ट है नालंदा डेयरी, CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी। हाल ही में दूध की गुणवत्ता को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो BIS व नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने सामूहिक रूप से एक ऑडिट किया था, जिसमें नालंदा डेयरी को CAS कंफर्मेबिलिटी असेसमेंट स्कीम मार्क प्रदान किया गया। अत्याधुनिक उपकरणों एवं दुग्ध प्रणालियों में संचालित नालंदा डेयरी बिहार सहित देश की पहली ऐसी डेयरी है जिसे CAS मार्क प्रदान किया गया है। भारत सरकार द्वारा
दिसंबर 2021 में देश के सभी डेयरी को दूध अथवा दुग्ध उत्पाद की अंतर्राज्यीय एवं वैश्विक बाजार में मार्केटिंग करने के लिए CAS मार्क लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ऑडिट के दौरान दूध की गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने पर ही भारत सरकार ने नालंदा डेयरी को यह मार्क दिया है। नेक्स्ट है, नीलगाय पर शोध करने वाला बिहार देश का पहला राज्य। बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर द्वारा सर्वाधिक नीलगाय प्रभावित बक्सर जिला, हरियाणा फार्म डुमरांव स्थित वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय में नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिहार राज्य कृषि विभाग द्वारा नीलगाय की सुरक्षा व पालतू जानवर बनाए जाने की दिशा में शोध कार्य के लिए लगभग 50 लाख की राशि आवंटन किया गया है। नीलगाय में बकरी और हिरण प्रजाति के अधिकांश लक्षण पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नीलगाय किस कुल का है, तो नीलगाय जो है वह हिरण प्रजाति का है। अतः नीलगाय को पालतू जानवर बनाकर रोजगार एवं अर्थोपार्जन करना किसानों के लिए आसान होगा। फसलों की बर्बादी पर भी नियंत्रण हो सकेगा। नीलगाय को मारने से पर्यावरण असंतुलित होने की प्रबल संभावना है। नीलगाय के दूध एवं मांस में स्वास्थ्य वर्धक हेतु कई आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री सचिवालय में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का उद्घाटन किया। बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन उद्योग विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय में किया गया था। इसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उद्योग मंत्री अभी कौन है, तो समीर महासेठ सहित कई उद्योगपतियों ने भाग लिया। बिहार में आधारभूत संरचनाओं को ठीक कर इस संदर्भ में नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2022 बनाई जा रही है। उद्योगों की स्थापना में आने वाले समस्याओं के तुरंत समाधान के उपाय किए जा रहे हैं। बिहार सरकार नीतिगत सुधारों के साथ निवेश करने वालों को आकर्षक इंसेंटिव भी दे रही है। नेक्स्ट है, धान की नई किस्म हीरा। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं कि एक धान का किस्म था कुंवर साबौर और दूसरा है हीरा, यह भी धान की किस्म है। 27 अप्रैल 2022 को हैदराबाद में आयोजित समन्वित चावल सुधार परियोजना की 57वीं वार्षिक धान शोध बैठक में धान की नई किस्म हीरा का चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया। धान की इस किस्म का विकास भागलपुर में स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह और उनकी टीम द्वारा किया गया है। कुंवर साबौर जो है, इसका विकास कहाँ पे किया गया था, तो इसका विकास किया गया था बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर में। और हीरा जो धान का किस्म है, इसका विकास किया गया है कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव में। धान की यह किस्म बाढ़ के पानी में 15 दिनों तक डूबी रहने के बाद भी खराब नहीं होगी तथा इसकी उत्पादन क्षमता भी सामान्य धान से 1.5 गुना अर्थात 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट है, जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के 10 जिलों का चयन। मई 2022 में केंद्र सरकार ने कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए बिहार के 10 जिलों का चयन किया है। ये जिले हैं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा और सीतामढ़ी। नेक्स्ट है, बिहार मशरूम उत्पादन में प्रथम। मशरूम उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है पूछ दे। मई 2022 में जारी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार वर्ष 2021-22 में 28,000 टन से ज्यादा मशरूम उत्पादन कर देश में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बन गया है।
विदित हो कि इससे पहले उड़ीसा मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर था। वर्ष 2021-22 में बिहार में 28,000 टन से ज्यादा मशरूम उत्पादन हुआ, जो देश में उत्पादित कुल मशरूम का 10.82% है। पिछले वर्ष बिहार में 23,000 टन मशरूम का उत्पादन हुआ था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नए आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसका कुल उत्पादन 9.89% है तथा 9.66% की हिस्सेदारी के साथ उड़ीसा तीसरे स्थान पे है। तो प्रथम स्थान पे मशरूम उत्पादन में बिहार, सेकंड स्थान पे महाराष्ट्र और थर्ड स्थान पे उड़ीसा है। नेक्स्ट है कृषि कॉलेजों की स्थापना। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा की। पहला है कृषि जैव प्रौद्योगिकी कॉलेज साबौर भागलपुर, दूसरा है कृषि अभियंत्रण कॉलेज आरा और तीसरा है कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज पटना। नेक्स्ट है मुंगेर बंदूक कारखाना। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा मुंगेर की ऐतिहासिक बंदूक कारखाना को पुनः विकसित करने की घोषणा की गई। इसको मीर कासिम ने स्थापित करवाया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बंदूक कारखाना जो है मुंगेर में वह किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था, तो मीर कासिम के द्वारा। यह बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट है बिहार बीज निगम को मिला ISO प्रमाण पत्र। बिहार राज्य बीज निगम देश की पहली सरकारी संस्थान बन गई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन एवं बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भी अपनी मुहर लगा दी है। देश भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों को ISO प्रमाण पत्र देने वाली इस संस्थान ने बिहार बीज निगम को 3 क्षेत्र में ISO प्रमाण पत्र दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन एवं रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रमाणन के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि बिहार बीज निगम को ISO प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट है बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022। 8 जून 2022 को बिहार सरकार ने बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 लॉन्च किया। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य बिहार को इस क्षेत्र के घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए निवेश के प्रमुख संभावित केंद्र के रूप में विकसित करना तथा कपड़ा और चमड़ा व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट है देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज की अनुमति। 28 मई 2022 को बिहार सरकार ने जमुई जिले, याद रखिएगा कहां पर, तो जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने भंडार की खोज को मंजूरी प्रदान की। विदित हो कि राज्य का खान और भू विज्ञान विभाग जमुई में सोने के भंडार की खोज के लिए GSI और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC सहित अन्वेषण में लगी एजेंसियों के साथ परामर्श कर रहा है। विदित हो कि GSI के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के बाद परामर्श प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें जमुई जिले में करमटिया, झाझा, और सोनो जैसे क्षेत्रों में सोने की उपस्थिति का संकेत मिला था। उल्लेखनीय है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। विदित हो कि बिहार में 222.885 मिलियन टन 222.885 मिलियन टन सोना धातु है, जो देश के कुल सोने के भंडार का 44% है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे कि सोना के लिए खोज कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये जमुई जिले में। और जमुई जिले में कहाँ पर, तो करमाटिया, झाझा और सोनो, ये 3 जगह।
कितना सोना अनुमानित है? तो 222.885 मिलियन टन, जो कि कुल देश के कुल सोने के भंडार का 44% है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो कल जारी किया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।